डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर न केवल अपने बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने का काम किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। एक तरह से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन पर यह आरोप लगता है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिश की वह लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को न केवल दुखद करार दिया बल्कि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की भी आस जगाई। क्या उनके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए? यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो विचार दिग्विजय सिंह के हैं वही कांग्रेस के भी है। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग ली थी। भले ही दिग्विजय सिंह और कुछ अन्य लोग अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देखें, लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभव नहीं। यह ठीक है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देने में देर नहीं की, लेकिन भेदभाव को बढ़ावा देने, अलगाव की भावना पैदा करने और आतंकवाद को हवा देने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली की बातों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद की बहाली की उम्मीद करने वाले एक तरह से दिवास्वपन ही देख रहे हैं। यदि अनुच्छेद 370 के मामले में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी होती है तो वह अपनी बची खुची राजनीतिक हैसियत को और कमज़ोर करने का ही काम करेगी। समझना कठिन है कि कांग्रेसी नेता रह रहकर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं जो देश विरोधी ताकतों के मन की मुराद पूरी करते हैं। इस मामले में दिग्विजय सिंह का कोई जोड़ नहीं। वह कभी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हैं, कभी जाकिर नाइक जैसे उन्मादी तत्व के साथ मंच साझा करते हैं और कभी मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं। उन्हें यह एहसास हो जाए तो बेहतर कि उन्होंने 370 की बहाली की बात करके देश का अहित ही किया है। पाई बेराजेंज। कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने आखिरकार भाजपा का दामन थाम ही लिया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता की पहचान रखने वाले जितिन एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके
पिता जितेंद्र प्रसाद, जो गांधी परिवार के नज़दीक थे, कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। जितिन मनमोहन सरकार में मंत्री पद पर रहे और राहुल गांधी के करीबी समझे जाते थे। उनकी गिनती ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट एवं मिलिंद देवरा के साथ होती थी। पिछले वर्ष सिंधिया भाजपा में आए और अब जितिन ने भी उनकी राह पकड़ी। उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं एक अरसे से चल रही थीं। सचिन पायलट के बारे में भी समय समय पर यह कहा जाता है कि वह भाजपा के साथ जा सकते हैं। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर गांधी परिवार की तरफ से तो कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन वीरप्पा मोइली, मल्लिकार्जुन खड़गे और कपिल सिब्बल आदि ने अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कुल मिलाकर जितिन को एक नाकाम नेता बताया है। वह बंगाल के प्रभारी थे और वहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन इसके लिए केवल उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। यह कहना सही नहीं होगा कि बंगाल में वाम दलों से मिलकर चुनाव लड़ने और मौलाना अब्बास सिद्दीकी से तालमेल करने के पीछे जितिन थे। यह सब तो शीर्ष स्तर पर तय हुआ होगा। यह भी ध्यान रहे कि राहुल गांधी बंगाल प्रचार करने तब गए जब कई चरणों का मतदान हो चुका था। आखिर ऐसे में जितिन कर ही क्या सकते थे। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर जब से प्रियंका गांधी के हाथ आई तब से जितिन हाशिए पर चले गए थे। कांग्रेस ने यूपी की कमान अजय कुमार लल्लू को दे दी और जितिन हाथ मलते रह गए। शायद तभी उनका मोह भंग हो गया था। उनके भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा था कि वह लगातार चुनाव हार रहे थे। यह सही है, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जीत ही कौन रहा था। सच तो यह है कि खुद राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए थे। यदि जितिन इस नतीजे पर पहुँचे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं बचा है और उसकी जड़ें सूखती जा रही हैं, तो इस पर हैरानी नहीं। राज्य में कांग्रेस की हालत वास्तव में दयनीय है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी अपना रसूख खोती जा रही है। यह ठीक है कि उसके पास अभी भी एक पुराना वोट बैंक है, लेकिन वह लगातार सिकुड़ता जा रहा है और इसी कारण विधानसभाओं से लेकर लोकसभा में उसका संख्या बल कम होता जा रहा है। लोकसभा में दूसरी बार भी वह विपक्ष का दर्जा हासिल करने लायक सांसद नहीं जीता सकी। राज्यों में उसकी कमजोरी के कारण ही उसके दिग्गज नेता राज्यसभा में नहीं जा पा रहे हैं। जितिन प्रसाद के भाजपा में आने के बाद कपिल सिब्बल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस में बदलाव की भी बात कही है। ऐसा पहली बार नहीं कहा जा रहा है, लेकिन किसी तरह का बदलाव होता हुआ दिख नहीं रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था,
तब सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। माना गया था कि जल्द ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन यह इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। और दूसरी ओर राहुल पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं स्टॉप।